डिस्ट्रिक्ट बारामूला की जो हमारा रोल है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है। अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड यूथ को ट्रेनिंग, रूरल यूथ जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो उनको मिलती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो मुख्तलिफ बैंक्स यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, वो उनको अप्रोच करते हैं, या तो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं या फिर स्पॉन्सर्ड केसेस के थ्रू, जैसे आपने अभी बोला कि लोगों को जानकारी देते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ये स्कीमें बनाई हैं जिसमें आपको सब्सिडी भी मिलती हैं। सपोज़ KCC लोन्स है, DRI फाइनेंस है, PMEGP है, PMREGP है, या बहुत से सारे ऐसी स्कीम्स हैं, मशरूम कल्टीवेशंस है, हॉर्टिकल्चर में है, उनके लिए उनको हम जानकारी देते हैं ताकि लोग इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएंगे और जो इसमें सब्सिडी मिल रही है उसका भी वो फ़ायदा उठाएंगे। ये स्कीमें जो है ख़ासकर उन के लिए है जो अनएम्प्लॉयड है, जिनका कोई रोज़गार नहीं है, उनको हम ये जानकारी देते हैं ताकि वो बैंक के साथ रब्ता करके उन स्कीम्स को हासिल करेंगे, लोन हासिल करके एक तो खुद रोज़गार कमाएंगे और दूसरों को भी रोज़गार कमाने का मौका दे देंगे। तो ये हमारा काम है। JK बैंक की तरफ से हमारे साथ बशीर साहब बैठे हैं, जो डायरेक्टर रेस्टी है। इनकी मदद से इनका जो मेन रोल है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाने का, ये मेन रोल है इनका। इसमें इन्होंने जो काम किया है, बहुत सारे एजुकेटेड यूथ को इस तरफ इन्होंने बुलाया है और आज उसका नतीजा है कि बहुत सारे ये एजुकेटेड यूथ आ रहे हैं और उन्होंने अपने जो इंस्टीट्यूट है वो खोले हैं, बिज़नेस इंस्टीट्यूट खोले हैं, या मशरूम है या और कोई बहुत सारे जो यहाँ पे प्रोग्राम चल रहे हैं। तो बशीर साहब बड़ी इनकी चाहत है कि बहुत सारे बच्चे आए, तालीम याफ्ता लोग आए, वो अपने पाँव पे खड़ा हो जाए। तो बशीर साहब ज़रा आप ये बताएं कि रेस्टी जी जो JK बैंक की तरफ से लॉन्च हुआ है जी, इसमें अभी आप क्या स्कीमें ले रही हैं, क्या क्या इसमें? अभी तो आप ये कह रहे हैं कि मशरूम की जो स्कीम हमने ली है, मशरूम डेवलपमेंट या कल्टीवेशन का जो प्रोग्राम है हम चला रहे हैं, और है कोई प्रोग्राम आपके पास इस रेस्टी में? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये RCT बारामूला जो है ये आज की डेट का नहीं है, ये 2011 से यहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ है एज़ पर द डायरेक्शंस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू इट्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। इनका जो ऑब्जेक्टिव था, मकसद था, ये गोल था कि जो भी रूरल यूथ हैं उनको यहाँ से एजुकेट कराएं, टेक्निकल ट्रेनिंग्स दें, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग्स हैं, हार्ड स्किल ट्रेनिंग्स हैं, वो इनको दे दें ताकि ये अपने पैरों पे खड़े हो जाए, अपना लाइवलीहुड ये अपना कमा सके और दूसरों को भी इसमें राग़िब कराएं कि उनको भी ये उनका भी रोज़गार वहाँ से जनरेट हो पाए। ठीक है, बिल्कुल सर। तो मुख्तलिफ़ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमारे यहाँ से हम इनको प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रेनिंग्स जिनमें मेनली जो है मशरूम कल्टीवेशन है, बी कीपिंग है, एपीकल्चर है, टेलरिंग, कटिंग एंड टेलरिंग है, और ब्यूटी पार्लर, उनके भी एडवांस कोर्स जो है हम यहाँ पे इनको सिखाते हैं। यहाँ पे इन हाउस फैकल्टीज़ भी है और हम वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट से फैकल्टीज़ जो गेस्ट फैकल्टीज़ हैं यहाँ पे मंगवाते हैं, लाते हैं, जो उनको एजुकेट करवाते हैं। तो करंटली हमने यहाँ पे ये मशरूम कल्टीवेशन का प्रोग्राम कंडक्ट किया था, जो आज की डेट में कंक्लूड हुआ, सक्सेसफुली कंक्लूड हुआ, जिसमें काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट्स आए हुए थे। अराउंड 26 के करीब पार्टिसिपेंट्स ने यहाँ पे ट्रेनिंग हासिल की। तो जिनको यहाँ से ट्रेनिंग मिली, या तो उनका पहले से कुछ मशरूम कल्टीवेशन का यूनिट सेटअप हुआ है, कामयाब नहीं हो पा रहा था, और जो वो भी ऐसे भी लड़के थे, ऐसे भी कैंडिडेट्स थे जिनको अब जाके मशरूम कल्टीवेशन का यूनिट सेटअप करना है। कुछ टेक्निकल वो ड्रॉबैक्स थे उनको, जो यहाँ पे उनको क्लियर हुए। जितनी भी उनकी खामियाँ थी उनको सेटअप करने में, वो यहाँ पे उनको वो जो गेस्ट फैकल्टीज़ हमने डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से मंगवाई थी, उन्होंने उनको क्लियर करवाई यहाँ पे।
जी बशीर साहब ठीक है। आप प्रोग्राम के तहत बी कीपिंग का भी प्रोग्राम चला रहे हैं, जी टेलरिंग का भी चला रहे हैं, या और भी छोटे मोटे जो ये इंस्टीट्यूट है वो आप दे रहे हैं ये नौजवानों को या अनएम्प्लॉयज़ को या एजुकेटेड यूथ को, कि उनको किसी न किसी तरह से ले आना चाहते हैं आप, वो अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और एक अच्छी खासी आमदनी उनको गुजारा के लिए मिले। मगर बशीर साहब एक चीज़ है कि इसके लिए इनको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी चाहिए कि जैसे कोई बड़ा टेलरिंग इंस्टीट्यूट कायम करें, जी उसके लिए उसको 5-10 लाख की तो वो कटिंग टेलरिंग के लिए तो वो चाहिए ही चाहिए असिस्टेंस। जी या एक चीज़ और भी है, वो कर रहे हैं ना आप जी या एक चीज़ और भी है कि खादी विलेज इंडस्ट्रीज़ की तरफ से केसेस आ रहे हैं, किसी का एम्ब्रॉयडरी का केस आ रहा है, किसी का ये कारपेंटर का केस आ रहा है, किसी मैसन का केस आ रहा है। तो मगर एक चीज़ ये देखी गई है कि जो ब्रांच मैनेजर्स होते हैं वो अननेसेसरी ऐसे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से परेशान कर रहे हैं। किसी को जबकि वो ये नॉर्म्स में नहीं होता है, क्राइटेरिया में नहीं होता है, उनको कह रहे हैं कि गारंटर ले आओ, एम्प्लॉइज़ को ले आओ, तभी तो आपका केस होगा। या यूनिट चल रहा है उसको बोल रहे हैं नहीं चलता है, ये फ्रॉड है, वो है, ये है। तो इस तरह से ये इन प्रोग्रामों का क्या मकसद है? अगर एक आदमी की वजह से जितना भी आप मेहनत कर रहे हैं उसको उसका जो किया कराया है वो एक आदमी की वजह से ख़राब हो जाए तो क्या कहना चाहेंगे फिर आप? जी सर, मैं इसमें ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा रोल है RCT बारामूला में, अब अपनी बात करूँगा RCT बारामूला की, जो हमारा रोल है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है। अनएम्प्लॉयड अनस्किल्ड यूथ को ट्रेनिंग, रूरल यूथ जो है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है। जो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो उनको मिलती है बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, जो मुख्तलिफ बैंक्स यहाँ पे एस्टेब्लिश हुए हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला में है, वो उनको अप्रोच करते हैं, या तो डायरेक्टली अप्रोच करते हैं या फिर स्पॉन्सर्ड केसेस के थ्रू, जैसे आपने अभी बोला KVIB, वहाँ से इनको स्पॉन्सर्ड करवा के वो बैंक पे वो जाते हैं अपना लोन लेने के लिए। हमारा रोल ये है कि इनको हम ट्रेन करवाएं बिफोर सेटिंग अप ऑफ दिस यूनिटेशन, ताकि इनको सेटअप करने में जो आप फाइनेंशियल असिस्टेंस बोल रहे हैं वो लेके ऐसा ना हो कि वो डिफ़ॉल्टर बन जाएं। उनको पता ही ना हो कि हमें किस टर्म लोन में हमें कितना एक्सपेंडिचर करना है, वर्किंग कैपिटल में हमारी कितनी रिक्वायरमेंट है एज़ पर DPR जो उन्होंने प्रिपेयर किया हुआ आता है। तो हमारा ये रोल है कि हम खाली ट्रेनिंग करवाते हैं। हाँ, एक फैसिलिटेटर की हैसियत से भी हम अपना रोल निभाते हैं कि उनको बैंक में जितनी भी जो भी उनको हमारी असिस्टेंस चाहिए होती है वो हम इनको देते हैं, दिलवाते हैं। वहाँ पे हम खुद भी बैंक्स में जाते हैं, ब्रांच में जाते हैं। जो अब रहा आपका सवाल जो है ये कि उनको आप बोल रहे हैं कि इनको ब्रांच में सताते हैं। सर ऐसा है कि उनकी भी अपनी एक फॉर्मेलिटीज़ होती है, एक सेटअप होता है उनका, जो रिक्वायरमेंट्स बैंक्स की होती है वो तो कैंडिडेट को फुलफ़िल करनी है। हमारा उसमें कोई मुदाखलत नहीं होगी, इसमें जो रिक्वायरमेंट होगी बैंक की तरफ से वो तो उनको फुलफ़िल करनी है। कहता हूँ अगर सिस्टम में ऐसे लोग बैठे हैं, बैठने दिया जाए उनको? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो मैं जानना चाहता हूँ। चलिए जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी जी। तो बशीर साहब का भी यही मानना है कि अगर सिस्टम में गलत लोग बैठे हैं उनको बैठना नहीं चाहिए। जी बिल्कुल, उनको बैठना नहीं चाहिए। गवर्नर साहब ने they should be taken to task, but only on the production of evidence. Yes. बिल्कुल सर, जी बिल्कुल, मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। जी। एविडेंस के बगैर कोई बात न की जाए। अगर एविडेंस हो तब बात की जाए। तो मुझे भी आपसे बिल्कुल इत्तेफाक है, ऐसे लोग सिस्टम में नहीं बैठने चाहिए जिनकी वजह से बैंक की कारकर्दगी मशकूक या इसमें कोई शहरत में इसका क्या ये मज़े का खैर जिसकी शहरत बने, उनको बैठने का कोई हक नहीं है। अगर बैंक है पब्लिक की वजह से, पब्लिक है बैंक की वजह से, ये दोनों आपस में कोऑर्डिनेटर है, बिल्कुल मिले जुली। ये बैंक बिजनेस करा है पब्लिक की वजह से करा, पब्लिक बिजनेस करा है बैंक की वजह से करा, ये दोनों आपस में हिस्सेदारी से काम कर रहे हैं। अच्छा, इस हिस्सेदारी को आगे बढ़ाना है, किस तरह से बढ़ाना है वो मिलजुल के बैठ के बढ़ाना है, इंशाल्लाह बढ़ाना है। चलिए बशीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब गुलाम अहमद शाह साहब मेरे साथ बैठे हैं।
जेके बैंक में इन्होंने एक तवील उर्सा दिया है और बहसत ब्रांच मैनेजर ये रिटायर भी हुए हैं और आजकल जेके बैंक का ऑफ़र इन्हें मिले हैं कि ये एक फैसिलिटेटर की हैसियत से जेके बैंक में काम कर रहे हैं। इनका प्रोग्राम अवेयरनेस के होते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे इनसे कि बहसियत फैसिलिटेटर आपके अवेयरनेस प्रोग्राम क्या होते हैं, किन को आप अवेयर कर रहे हैं और किस लिए अवेयर कर रहे हैं। शाह साहब, देखिए सर, हमारा रोल जो है एज ए फैसिलिटेटर, एक डिपार्टमेंट वजूद में आया है 2011 में। ये डिपार्टमेंट वजूद में आया है, ज़ीरो बैलेंस अकाउंट फाइनेंशियल इंक्लूजन। इस डिपार्टमेंट को बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये 2011 में वजूद में आया है। 2011 से इस स्कीम के तहत हर गांव, छोटा बड़ा गांव हो, पहाड़ी इलाका हो, दूर दराज इलाका हो, जहां बैंकिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हैं, उन इलाकों में जाके हम बैंकिंग के मुतलिक जितने भी बैंक्स में लोन स्कीम्स हैं या ये डिपॉजिट स्कीम्स हैं, उनके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं। ख़ासकर उन इलाकों में जाके जहाँ पर बैंकिंग सहूलियात अवेलेबल नहीं है, उन इलाकों में जहाँ लोगों को बहुत कम नॉलेज है बैंकिंग के बारे में। हमारा काम वही है कि वहाँ जाके एक कैंप हम मुनक़्क़िद करते हैं अपने ब्रांच के वसासत से या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वसात से। उनको भी हम कॉन्फिडेंस में लेके वहाँ सब डिपार्टमेंट जाते हैं, चाहे हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, और जिस रेलिवेंट फील्ड से वो लोग आते हैं उसी पर हम वहाँ बात करते हैं, लोगों को जानकारी देते हैं कि ये जो गवर्नमेंट ये स्कीम बनाई हैं जिसमें आपको सब्सिडी भी मिलती हैं। सपोज़ KCC लोन्स है, DRI फाइनेंस है, PMEGP है, PMREGP है, या बहुत से सारे ऐसी स्कीम्स हैं, मशरूम कल्टीवेशंस है, हार्टिकल्चर में है। उनके लिए उनको हम जानकारी देते हैं ताकि लोग इन स्कीमों का फ़ायदा उठाएंगे और जो इसमें सब्सिडी मिल रही है उसका भी वो फ़ायदा उठाएंगे। ये स्कीमें जो है ख़ासकर उन के लिए है जो अनएम्प्लॉयड है, जिनका कोई रोज़गार नहीं है। उनको हम ये जानकारी देते हैं ताकि वो बैंक के साथ रब्ता करके उन स्कीम्स को हासिल करेंगे, लोन हासिल करके एक तो खुद रोज़गार कमाएंगे और दूसरों को भी रोज़गार कमाने का मौका दे देंगे। तो ये हमारा काम है सर। जी शाह साहब, बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आप किस तरह से अपना रोज़गार कमाएं। ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। मगर एक चीज़ और भी है शाह साहब, हाँ, जिसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं जा रही है। एक कोऑपरेटिव सिस्टम है, एक कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जा रही थे, पहले जो बनाई जा रही थे, 5 या 10 लोग या 20 लोग मिलकर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट या इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं जिसमें 10 लोग काम कर रहे हैं। हाँ। और वो 10 लोग कोऑपरेटिव सिस्टम में आ रहे हैं। तो एक तो उनका रोज़गार जो है वो उनसे मिल रहा है, दूसरा जो एम्प्लॉयमेंट है, दूसरों को भी वहाँ का एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं, और तीसरा वो प्रोडक्शन दे रहे हैं। तो इस तरह की कोई है जहन में आपका? हाँ, हमारे पास एक प्रोग्राम है। यस, एक स्कीम हमारे पास ऐसी भी है, NRLM उम्मीद के तहत एक स्कीम है जिसमें हम 4, 5 या 10 लड़कियों को कम से कम इकट्ठा करके एक लोन देते हैं, उनको एक ग्रुप बनाते हैं अंडर NRLM। तो उनका उसमें से VO भी आता है, CI भी आता है, कुछ फंड्स आते हैं गवर्नमेंट से जो उनके इलाके में चलती हैं। ग्रुप बनाया जाता है, NRL लोग आते हैं वहाँ पर, वो उनको अवेयरनेस देते हैं, हम भी अवेयरनेस में देते हैं। फिर एक ग्रुप बनता है, उस ग्रुप को पहले वो खुद सेविंग्स करते हैं, 5-6 महीने वो सेविंग्स करते हैं, मेंटेन ऑफ बुक्स करते हैं, किताबें रखते हैं, वो हिसाब किताब रखते हैं, मीटिंग्स करते हैं, इंटरनल लेंडिंग करते हैं, आपस में उधार छोटा मोटा रकम वो उनको जमा करते हैं। फिर 6 महीने के बाद उनको बैंक लिंकेज मिलती है, हम उनको 1 लाख रुपए देते हैं। फिर 1 लाख अदा करने के बाद 2 लाख रुपए देते हैं। फिर ऐसे ही आगे चलता जाता है। वो 10 लड़कियों के ग्रुप बनता है। अगर वो चाहें तो ग्रुप में लोन सकते हैं, अगर वो चाहें तो इंडिविजुअल भी लोन ले सकते हैं। ऐसी स्कीम हमारे पास है। या जॉइंट वेंचर स्कीम से कोई 2 बंदे आपस में मिल रहे हैं। कल हम यहाँ पर BDC चेयरपर्सन के साथ बात कर रहे थे, डंपिंग की प्रॉब्लम हम यहाँ हमारे सोपोर टाउन में है या हर जगह आ जाए, गाँव में।
तो हम वहाँ भी उनको कह गए कि भाई अगर 2-4 बंदे आपस में मिल जाएंगे अंडर PMRGP हम उनको स्कीम दे देंगे ताकि वो डंपिंग का जो सिस्टम जो है वहाँ पर वो मशीनरी डालेंगे और हमारी जो प्रॉब्लम है दूर हो जाएगी। 2-3 बंदे भी इकट्ठ के वो तो ऐसा कर सकते हैं, इकट्ठे भी लोन देंगे। लेकिन ये उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह नहीं है सर, जो पहले कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को अंडर रजिस्ट्रेशन जो है कोऑपरेटिव रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत हैं उस तरह पर नहीं है। 2-3 बंदे इकट्ठे जमा होते हैं तो फिर उनको लोन देते हैं जॉइंट वेंचर में। शाह साहब, एक REGP भी एक स्कीम है, उस पर कोई काम किया है आपने? हाँ, रूरल एम्पावरमेंट जनरेशन प्रोग्राम, उसी के बारे में हम ट्रेनिंग यहाँ पर दे रहे हैं। खादी विलेज से ये स्कीम आती है तो उसके तहत 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक लोन मिलता है। लोन मिलता है। वो गाँव में जाके आप कोई भी कारखाना डाल सकते हैं, जैसे शटरिंग है, मिक्सिंग है, वो जो वुड कार्विंग है, बहुत सी स्कीम्स ऐसी हैं, डेयरी फार्मिंग है, कुछ भी कर सकते हैं उसमें। यानी कि 25 लाख रुपए तक आप लोन उसमें अवेलेबल दे सकते हैं। जो भी कोई कारखाना लगाएगा, कोई बिजनेस करना चाहेगा तो दे सकते हैं। अच्छा शाह साहब, इसमें कोई मॉर्टगेज यहाँ तक अब सवाल है कि मॉर्टगेज अब लोन के हिसाब से देखा जाता है कि कोई स्कीम जो ऐसी भी है, ये जो स्कीम्स हैं इसमें किसी जगह अब तो गारंटी की प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन जितना क्वांटिटी ऊपर बढ़ेगा 10 लाख तक तो कोई मॉर्टगेज नहीं है, 10 लाख के ऊपर तो मॉर्टगेज देना पड़ेगा। अच्छा, फिर कोई गारंटर? बेसिकली जब स्कीम देखी जाए तो उसमें कोई गारंटर है नहीं स्कीम में, उसमें कोई गारंटर नहीं है। अच्छा, 10 लाख तो कोई गारंटी नहीं। अच्छा, 10 लाख तक कोई गारंटर नहीं है। अगर 25 लाख हो तो देना पड़ेगा, उसमें गारंटर बैंक को चाहिए। अच्छा शाह साहब, अगर कहा जाए मैनेजर साहब किसी भी ब्रांच का, हाँ, इस गरीब को ये बोला जा रहा है कि आप गारंटर ले आए, वो भी एम्प्लॉई, तो क्या कहा जाए? नहीं, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी जगह तो है, मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं है। गारंटर होना चाहिए कि जैसे आप कहते हैं कि 10 लाख तक कोई गारंटर नहीं है और मॉर्टगेज भी नहीं है, मॉर्टगेज भी नहीं है। अगर ऐसे में जैसे आप कह रहे हैं 10 लाख तक कोई गारंटर, कोई मॉर्टगेज नहीं है, अगर ऐसे में कोई ब्रांच मैनेजर ऐसे कस्टमर को कहे कि गारंटर ले आए, उसके लिए ऐसे में कहे उसको नहीं मॉर्टगेज दे, उसके लिए ऐसा उस कैंडिडेट को बहाना बनाए, तो क्या कहेंगे आप? तो उस कैंडिडेट को चाहिए कि उसको कंप्लेंट करनी चाहिए, या तो डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट के नोट्स में लानी चाहिए, या हमारा इधर जोनल हेड है, क्लस्टर हेड है, उनके नोट्स में लाना चाहिए कि जो आई एम नॉट एलिजिबल फॉर द गारंटी, ये लोग जो गारंटी मांग रहे हैं, एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, ये बी रिडस हो जाएगा। हाँ, उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। हाँ, डेफिनेटली, और होनी भी चाहिए। ऐसे जो आदमी हैं जो बैंक में ऐसे काम कर रहे हैं, जो बैंक की शहरियत को ज़ख्म पहुंचा रहे हैं, मुझे भी लगता है उनको अगर कोई ऐसा होगा तो बैंक में काम करने का कोई हक नहीं है, उनको एक्शन लेनी चाहिए अगर कोई ऐसा होगा। कल एक गवर्नमेंट ऑफिशियल मुझे ये बोल रहा था कि फलां डिपार्टमेंट में ये इतने लोग काम कर रहे हैं, उनकी तनख्वाह 3 लाख है, मगर मैं सरकार से अपील कर रहा हूँ कि नहीं, 3 लाख नहीं, उनको उनकी जो सैलरी है 85,000 रखें, क्योंकि वो 3 लाख का काम नहीं करते, 3 लाख का काम नहीं करते। तो आपकी क्या राय है? तो अगर किसी जगह ऐसा डेडवुड किसी जगह होगा, आई एम नॉट द अथॉरिटी टू हैव अ फाइनल टच, अगर किसी जगह अगर किसी जगह ऐसा होगा, हाँ, अगर कोई ऐसी जगह ऐसा होगा तो ठीक है, तो चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो, कोई भी हो, ही शुड बी पुट टू टास्क, एक्शन लेनी चाहिए उसमें। अगर कोई पेड करता है, कोई 1 लाख रुपए तनख्वाह लेता है, 10,000 का काम नहीं करता है, तो ही बी पुट टू टास्क, उसे काम लेना है, आंसरेबल बनाना है सर, अकाउंटेबल बनाना, सिस्टम को अकाउंटेबल बनाना। डेफिनेटली, अगर सिस्टम अकाउंटेबल ना हो, अगर कोई काम नहीं करेगा तो उसको सैलरी भी नहीं मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। चलिए शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बड़ी दिलेरी से बात की है, बगैर किसी डर से बात की है, मुझे आपका बहुत मान है, सम्मान है। थैंक यू सर, थैंक यू। जो भी आपने बोले हैं बिल्कुल झिझक बोले, बेझिझक बोले हैं, किसी इसमें कोई वो मिलावट नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर,